अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को टीम अंबेडकर नामा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज जहां सारा देश इंडिपेंडेंस डे के रूप में राष्ट्रीय पर्व मना रहा है, वहीं टीम अंबेडकर नामा बिना रुके, बिना थके, बिना किसी हॉलीडे के आप लोगों के लिए शिद्दत से आज भी काम कर रही है। सच पूछिए तो आज इंडिपेंडेंस डे की बधाई देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जब मणिपुर और नूह जैसी घटनाएं आपके सामने हो तो ये आपको सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देती हैं कि जहां प्रायोजित दंगे सरकार की सहयोग से हो रहे हों, वहां स्वतंत्रता का कितना मतलब रह जाता है। तो इसलिए सोचेगा जरूर आज कि कितने स्वतंत्र हैं आप। इसी सवाल के साथ लौटते हैं टेक्स्ट पर। मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर, जिसमें हमने गंगा के घाटों से लेकर लाहौर और मद्रास तक के बड़े शहरों को कवर किया था। और आज से हम इसके 27वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और एक बार फिर सार्वजनिक रूप से जो हम अनहाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करते हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे जीने और मरने के दौरान, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 27, दुनिया का खतरा। ब्रिटिश भारत में करीब 50 लाख गांव मिट्टी के बने हुए हैं। उनमें से ज्यादातर ने एक ही जगह से गड्ढा खोद कर मिट्टी निकाली है। उस गड्ढे के किनारे वे स्वयं भी बसे हुए हैं। वह गड्ढा पहली बरसात में ही पानी से भर गया और गांव का तालाब बन गया। तब से हमेशा के लिए गांव ने अपने उसी तालाब में अपना नहाना धोना किया, उसी में अपने बर्तन धोए, उसी तालाब में अपने मवेशियों को पानी पिलाया, उसी में अपना खाना बनाने के लिए पानी निकाला, उसी से प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा किया। और ये सब करते करते तालाब की अपनी प्यास शांत हो गई। तालाब पूरी तरह से स्थिर होने के कारण उसमें भरे पानी में मच्छर पैदा हो गए जो तेजी से बढ़ते हैं और लगातार बाष्पीकरण के कारण इसका पानी और गाढ़ा हो जाता है। कभी कभी ये तालाब श्वेत कुमुदनियों से ढका और एक ताल पत्रों से आच्छादित बहुत सुंदर लगता है। इन तालाबों में जो मच्छर पलते हैं वे गांव में किसी को नहीं बख्शते और वे इस मामले में पूरा लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करते हैं। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि मच्छर काटते वक्त ये नहीं सोचता कि वह एक अस्पृश्य को काट रहा है कि एक ब्राह्मण को काट रहा है। उसके काटने से मलेरिया किसी को भी हो सकता है। और कोरोना काल के दौरान भी हमने महामारी का यही रूप देखा। उसने भी बेहद लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपनी चपेट में लिया और इस बीमारी से मरने वाले ज्यादातर लोग वही थे जो सुख सुविधा संपन्न थे। इनमें पलने वाले मच्छर इस अनुकूल मदद में के बल पर गांव में बिना किसी भेदभाव के मलेरिया फैलाते हैं। छोटे बंगाली बच्चे तालाब के किनारे मच्छरों से भिनभिनाती घास पर लिटा दिए जाते हैं। तुम माए अपने बच्चों को यहाँ मच्छरों द्वारा जिंदा खाए जाने के लिए क्यों डाले रहती हो? उनसे पूछा गया। इसलिए कि अगर हम अपने बच्चों को बचाते हैं तो देवता नाराज होकर हम सबको अहित करेंगे, उन्होंने बताया। बताइए, अंधविश्वास की हाइट है ये। अपने बच्चे को बचाने से देवता कैसे रुष्ट हो जाएंगे? गरीब यदि अपने बच्चे को बचाता है और ऐसे में देवता रुष्ट होता है तो उसके देवता होने पर मुझे शक है। आप क्या कहते हैं? एक सर्वाधिक लोकप्रिय और शानदार उपहार जो एक उदारवादी धनी व्यक्ति अपने गांव को दे सकता है वे है एक अतिरिक्त तालाब की खुदाई। लेकिन यहाँ पर नीयत ही नहीं है लोगों की दूसरों के काम आने की। धनिकों को लगता है कि गरीब तो सिर्फ पैदा ही मरने के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें बिना किसी सुविधा के यूं ही छोड़ दो, इनका सिर्फ शोषण करो। ब्रिटिश सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी का सबसे बड़ा सपना इन सभी तालाबों को भरना है। कोई भी भारत में मलेरिया के सटीक फैलाव के बारे में नहीं जानता है। गांव में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं गांव का पुराना चौकीदार रखता है और आज के जमाने में ये आंकड़े जो हैं संसद में खड़े होकर चौकीदार रखता है। ये आंकड़े कितने सही और गलत होते हैं इसका मूल्यांकन जरा कर लीजिए कैथरीन की किताब से और संसद में खड़े हुए चौकीदार से। गांव के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं गांव का पुराना चौकीदार रखता है, वह हर ऐसी मृत्यु दर
जो सर्पदंश, हैजा, प्लेग सर फटने के कारण नहीं होती है, का कारण बुखार दर्ज करता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में मलेरिया से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत होती है। कि मतलब रिकॉर्ड में अगर सांप का काटा हुआ हो, हैजा, प्लेग या सर फटने की वजह से मौत नहीं हुई है, तो वो उसका सबका कारण बुखार लिख देगा, चाहे कुछ भी कारण हो उसका। तो ये आंकड़े किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं और इनकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं ऑथेंटिसिटी है, वो आप समझ लीजिए। अब तालाबों के अलावा मलेरिया पैदा करने वाले और भी बहुत से स्थान हैं। उदाहरण के लिए बंबई शहर का बंदरगाह, जो दुनिया के जल सैनिकों के लिए अनावश्यक और घातक विषैला जाल है। रेलवे के वे पुश्ते भी, जो जल निकासी की समस्या का पर्याप्त हल किए बिना ही बनाए गए हैं। पंजाब तो पूरा ही पानी से सराबोर है। ये संयुक्त प्रांत का नया कृषि क्षेत्र है, जो हिमालय की पहाड़ियों के बाघ अभयारण्यों की भूमि को काटकर बनाया गया है। प्राकृतिक रूप से ये दोनों ही विकट मलेरिया वाले क्षेत्र हैं, पर अब इन दोनों क्षेत्रों को गहराकर उनमें सरकार की सिंचाई योजना का हिस्सा बना दिया गया है और इसको सुखा दिया गया है। मलेरिया पूरी तरह से देश की सबसे बड़ी और खर्चीली बीमारी है, न सिर्फ अपनी विशाल मृत्यु दर की वजह से, बल्कि इससे भी अधिक उन कमजोर शारीरिक और सामाजिक स्थितियों की वजह से जो अन्य प्रकार की बीमारियों के आमंत्रण के साथ उन्हें पैदा करती है। तो एक साथ बहुत सारे लक्षणों को यहाँ पर कैथरीन डिस्कस कर रही हैं। भारतीयों द्वारा किए जा रहे रोकथाम कार्यों की वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी मलेरिया रोधी कार्य अन्य स्वच्छता कार्यक्रम की तरह ही अपंग हो गया है। हमने पिछले एपिसोड में भी पढ़ा था कि किस तरीके से सरकार तो पूरी कोशिश करती है, ईमानदार कोशिश करती है लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी या इस तरह के जितने भी महकमों में जो भारतीय भरे हुए हैं वो किस तरह काम करते हैं। इसे हमने पिछले एपिसोड में मद्रास के उदाहरण से जाना था, जहां 1 करोड़ गैलन पानी साफ करने के बाद उसमें 40 लाख गैलन गंदा पानी मिला दिया जाता है कि जल आपूर्ति हमें पूरी करनी है, जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि अब हमें नए फिल्टर्स लगाने हैं। उसके बावजूद भी ये नया तरीका निकाल लिया था भारतीयों द्वारा। फिर भी आमतौर पर अपनी पकड़ बनाए रखने का प्रयास करता रहता है ये। हालांकि वे प्रगति के प्रभावों से इनकार करते हैं। कोई इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि जहां तहां कुछ छोटी स्वयंसेवी संस्थाएं इस अजनबी और विदेशी धरती पर उगने लगी हैं। इन संस्थाओं में एक श्रेष्ठ भारतीय संस्था बंगाल की मलेरिया रोधी सहकारी समिति है, जो अब गांव वालों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके लोगों के जीवन में मलेरिया के प्रकोप को रोकने का प्रयास कर रही है। इसका श्रेय इसके मुख्य आयोजक राय बहादुर डॉक्टर जी.सी. चैटर्जी और उनके प्रबल सहायक डॉक्टर ए.एन. मित्रा और के.एन. बनर्जी के उत्साह को जाता है। ये सज्जन, जिससे मैं उनके नीमटा केंद्र में मिली हूँ, न केवल मलेरिया के रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे बंगाल के ग्रामीणों के लिए पश्चिमी इलाज में प्रशिक्षित भारतीय डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक धन भी जुटा रहे हैं। इस कीमती तालाब के अलावा गांव में एक कुआं भी है। तो अब इसके आगे कैथरीन जो है वो कुओं का वर्णन कर रही हैं। अब इस कुएं को, जो हमारे भारतीय कुएं होते हैं और जो विदेशों में कुएं होते हैं, कुएं तो विदेशी संस्कृति में भी खूब बनाए जाते हैं, उन दोनों से कंपैरिजन कर लीजिए कि कुओं के रख रखाव में विदेशी किस तरह सहयोग करते हैं और भारतीय किस तरह का असहयोग करते हैं। इस कीमती तालाब के से अलग गांव में एक कुआं भी है। कुओं की गहराई औसतन 20 से 40 फीट तक होती है। उसका पानी मुख्य रूप से सतह पर ही निकल आता है। सूरज के ताप में सुखाई हुई ईंटों से एक छोटा गोला जगत कुआं के चारों ओर बनाया गया है और उसके मुंह पर एक लट्ठा लगा दिया गया है। उस जगत पर बैठकर उस लट्ठे के पास आप पूरे दिन गांव वालों को अपने कपड़े धोते हुए, नहाते हुए, दातुन करते हुए, मुंह धोते हुए देख सकते हैं, जबकि वही पानी जो वे इस्तेमाल करते हैं उछलकर उनके पैरों से होता हुआ उसी कुएं में गिरता है जहां से वे पानी निकालते हैं। तो कितने अच्छे से चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कैथरीन ने। एक एक छोटी छोटी बारीकी को उन्होंने मिस नहीं होने दिया है।
कुएं से पानी निकालने के लिए हर आदमी अपना घड़ा या बाल्टी घर से लेकर आता है, जो एक डॉक्टर के दृष्टिकोण से अत्यंत गंदा और खतरनाक बर्तन होता है। वह उस बर्तन को अपनी उस पुरानी रस्सी में बांधकर कुएं में डालता है और फिर पानी से भरकर उसे खींचता है। वह कुएं के पानी से भरे हुए उस बर्तन को घर वालों के पीने के लिए अपने घर ले जाता है। ब्रिटिश स्वास्थ्य प्रशासन के महान उद्देश्यों में से एक उद्देश्य गांव में अच्छे कुओं का निर्माण कराना और उनके सही इस्तेमाल के लिए लोगों को शिक्षित करना भी है। तो यहाँ पर पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर कितने एफर्ट किए होंगे, लेकिन उनके सारे एफर्ट जो हैं वो धर्म के नाम पर बलि चढ़ा दिए गए। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि गंगा के घाटों में इन्होंने शौचालय बनवाए और फिल्टर पानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो गंगा का मल घुला हुआ पानी जो है पीते हैं। वही हाल लाहौर में हमने देखा, किस तरीके से शौच से टूटे हुए सीवरों से आने वाले छींटे जो हैं वो आपके ऊपर भी पड़ते हैं, खाने में भी पड़ते हैं, और मद्रास का तो जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। अब किसी को भी ऐसे पक्के कुएं हमेशा मिल जाते हैं, किंतु जैसा कि फिलीपींस के पैतृक चीजों के प्रति लोगों की तीव्र उत्कंठा देखी जाती है, तो यहाँ भी वैसे नए और संरक्षित जल स्रोत को अपनी उस पुरानी जगह की तरह छोड़ देंगे, जहां वे बैठकर गपशप करते हुए एक दूसरे के अंदर बेवजह जहर घोलते हैं। किसी भी नएपन को यहाँ के लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पंपों के लिए कुओं को सील करने और पानी निकालने की सुविधा को सुगम बनाने के लिए कुछ खास उपाय किए गए हैं, पर नियमतः पंप अव्यावहारिक है। कारण यह है कि भारतीय लोग मशीनरी के किसी पुर्जे का उपयोग तो करते हैं, परंतु उसका सही उपयोग और उसकी देखरेख नहीं करते हैं। अगर मशीन का एक भी नट या वॉशर गिर गया तो वे उसे वापस नहीं डाल पाते हैं और मशीन कबाड़ा बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी एफर्ट ब्रिटिश सरकार ने किए लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करने के, यहाँ के लोगों के अज्ञान की वजह से वो धाराशाही हो गए। आज भारतीय कुओं का ये विषय भारतीयों के महत्व से अधिक है, क्योंकि हैजा मुख्य रूप से पानी से पैदा होने वाली बीमारी है और आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटिश राज में मुख्य प्रांत हैजा संक्रमण के मामले में दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत केंद्र है। फुटनोट 1, द प्रिवेलेंस ऑफ द एपिडेमिक डिजीज इन द फॉर ईस्ट, डॉक्टर एफ नॉर्मन व्हाइट, लीग ऑफ नेशंस 1923, पेज 24। यह रोग हैजा रोगियों के मल से संक्रमित पानी पीने से या अधपका संक्रमित भोजन खाने से फैलता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और लगातार हम पढ़ रहे हैं, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हैं जो गांव देहात में रहते होंगे वो ये सारी चीज़ें नित्य क्रम से निपटना देखते ही होंगे रोज़, कि किस तरीके से एक ही तालाब है, उसी में नहाना धोना, मतलब सब कुछ धोना और वही पानी का इस्तेमाल कई तरीके से करना। ये ज्यादातर उस आबादी में फैलता है जहां लोगों में कम जीवन शक्ति और आमतौर पर कमजोर तथा अप्रतिरोधी स्थिति होती है। फुटनोट 2, देखिए फिलीपींस जर्नल ऑफ साइंस 1914, डॉक्टर विक्टर जी हैजर। इसे टीकाकरण के जरिए रोकने के लिए एक वैक्सीन है, पर अगर एक बार बीमारी विकसित हो गई तो फिर उसका इलाज नहीं है। इसके प्रकोप से मृत्यु दर 15 से 90% तक हो जाती है, जबकि आमतौर से 40% तो रहती ही है। 40% मृत्यु दर होना नॉर्मल है, लेकिन कुछ खास केसेस में ये 15 से 90, ये बहुत बड़ा गैपिंग है आंकड़ों के बीच में। भारत के निचले बंगाल का क्षेत्र और गंगा की घाटी हैजा के मुख्य केंद्र हैं, लेकिन पूरे भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से में आमतौर पर यह बीमारी स्थानीय है। फुटनोट 3, A memoranda of the epidemiology of cholera, मेजर A.J. रसेल, निदेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य, मद्रास प्रेसिडेंसी, लीग ऑफ नेशंस 1925, जो संपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है। वर्ष 1817 से हैजा की 10 महामारियां हुई हैं। 1893 से
संयुक्त राज्य अमेरिका में ये महामारी फैली और ये महामारी पहले की तुलना में बहुत तेजी से पूरब से पश्चिम तक फैल गई। फुटनोट 4, एडिनबर्ग मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित EDW ग्रीक का हैजा के हेतु विज्ञान पर नवीन शोध पत्र, जुलाई 1919। सामान्य परिस्थितियों में उन स्थानों पर जहां सार्वजनिक जल आपूर्ति अच्छी और वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित है, हैजा होने की आशंका नहीं है, किंतु आधुनिक समय में महान और क्रांतिकारी परिवर्तनों ने स्थितियों को तेजी से पलट दिया है। उदाहरण के लिए 1920 में पश्चिमी यूरोपीय देशों में रूस की ओर से अचानक सैकड़ों हजार रोगग्रस्त शरणार्थियों ने प्रवेश किया था। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर चीज के अपने डूज एंड डोंट्स होते ही हैं। कुछ अगर फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जो कैथरीन यहाँ बयां कर रही हैं। खतरे की चेतावनी के डर के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारी आज सवाल करते हैं कि क्या वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्थानीय नियंत्रण से इस असंख्य हमलों को हमेशा सख्ती से रोका जा सकेगा। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए वे भारत में हैजा को गहन अंतर्राष्ट्रीय आयात की राष्ट्रीय समस्या मानते हैं। तो इंडिया जो है वो एक पोटेंशियल हब रहा है कॉलेरा का। और आगे भी आप सुनिएगा किस तरीके से यूएनओ में इस बात को उठाया जाता है कि यदि ये बीमारी बढ़ी तो भारत से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएनओ में सवाल उठाए जाएंगे। सुनिए आगे। खतरे की चेतावनी के डर के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारी आज सवाल करते हैं कि क्या वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्थानीय नियंत्रण से इन असंख्य हमलों को हमेशा सख्ती से रोका जा सकेगा। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए भारत में हैजा के गहन अंतर्राष्ट्रीय आयात की राष्ट्रीय समस्या मानते हैं। संक्रमण से संयुक्त राज्य की सुरक्षा के आकलन में संक्रमण फैलाने वाले तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक महामारी उन संक्रमण धारकों की फसल पैदा करती है जिनकी बीमारी फैलाने की शक्ति 101 दिन में खत्म होती है। यदि किसी को हैजा हो जाए और वो बच जाए तो उसके लक्षण जो हैं वो 101 दिन तक शरीर में बने रहते हैं। जैसे कोरोना टाइम में हमने शुरुआत में आइसोलेशन पीरियड जो था वो 21 दिन का रखा था, उसके बाद 14 दिन का रखा गया, और अब अगर होता है तो बड़ा नॉर्मल इसको माना जाता है कि कोरोना हो गया है तो ठीक है, आप 3-4 दिन जो है वो आइसोलेशन में रहेंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। उसी तरीके से कॉलेरा जो है उसके लक्षण 101 दिन रहते हैं, जो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में सोचिए 101 दिन कोई कहाँ एक ही जगह पर टिक कर रह सकता है, आइसोलेशन में नहीं रह सकता। फुटनोट 5, इंडियन मेडिकल रिसर्च जर्नल में EDW ग्रीक का लेख 1913 वॉल्यूम रोमन नंबर में 1 पेज 59 से 64। इसके अलावा स्वास्थ्य संक्रमण वाहक का अस्तित्व प्रामाणिक तौर पर साबित हुआ है और भारत में इस महामारी को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी 101 दिन जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। कोरोना के टाइम में हमने देखा था कि बहुत लंबे समय तक जापान से आने वाले शिप्स को पोर्ट्स पर ही रोके रखा और कोशिश की गई कि लोगों को जो है वो उनका इलाज वहीं से चालू हो जाए जब वो पोर्ट पर शिप के अंदर मौजूद हों। लेकिन कैसे एक जगह से दूसरी जगह लोगों ने रश किया अपने घर पहुंचने के लिए। जो विदेशों में थे वो भारत आए, जो भारत में थे वो अपने घर विदेशों में वापस गए, और इस दौरान जो है ये बीमारी पूरे विश्व में फैल गई एक देश से निकलकर। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन के अपने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स रहते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेवा में एक अमेरिकन स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, जब भी भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में पता चलेगा तो विश्व के सभी सभ्य देश राष्ट्र संघ जाकर अपने लिए सुरक्षा की मांग करेंगे। तो यहाँ पर जो लोगों की धर्म के नाम पर अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि दूसरे देशों को भारत से खतरा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ जो है बीमारियों का भी महाविस्फोट समय समय पर देखने को मिला है। हैजा के लिहाज से बंगाल सबसे बदतर इलाकों में से है, जो लगभग नेब्रास्का के बराबर है। इसमें रहने वाले ग्रामीणों की आबादी 4 करोड़ 35 लाख है, जो
84,981 गांव में रहते हैं। वर्ष 1921 में विद इन ब्रैकेट जो हैजा की दृष्टि से एक आसान वर्ष था, 11,592 गांव में हैजा फैलने की खबर मिली थी, जबकि वह 26 जिलों में फैला था और कुल मौतों की संख्या 80,547 थी। फुटनोट 6 स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ब्रिटिश 1914 to 15 से 1923 to 24 तक, पेज 2 एवं 382 बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की 54th वार्षिक रिपोर्ट, परिशिष्ट रोमन नंबर में 1 और पेज रोमन नंबर में 28। कल्पना कीजिए कि विस्तृत क्षेत्र में फैले 4,35,00,000 लोगों को टीका लगाना है, और यह भी कि इस टीके को सिर्फ 90 दिन के भीतर ही प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भी कल्पना कीजिए कि उन सभी गांवों में कुओं को संक्रमण मुक्त करने का प्रयास भी कितना कठिन रहा होगा जब आप पहली बार इसके लिए वहां के लोगों को राजी करेंगे, न कि बाध्य करेंगे। तो अक्सर शक्की और भाग्यवादी लोग आपका विरोध करेंगे। कैसी विडंबना है, विज्ञान आपको बचाना चाहता है, लेकिन आप अपने अतार्किक कारणों से विज्ञान को गले नहीं लगाना चाहते हैं। 1924-25 की सर्दियों में भारत के कश्मीर राज्य में हैजा से कुछ छिटपुट मामले प्रकाश में आए थे। ब्रिटिश अधिकारी जो कर सकते थे वह सब उन्होंने कश्मीरी लोगों को बीमारी से बचाने के लिए किया, परंतु हाय भारतीय रिवाज, यहाँ के लोगों ने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। परिणामतः अप्रैल में हैजे के एक विस्फोट हुआ और एक ही महीने में राज्य की 2% आबादी मौत के मुंह में समा गई। ब्रिटिश भारत की सीमा के पार पंजाब में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय लोगों को भर्ती करने की इस कदर जल्दबाजी की गई कि सिर्फ एक ब्रिटिश अधिकारी ही विभाग में रह गया था। इसी के परिणाम स्वरूप 30 वर्षों में पहली बार उस घातक संकट ने कश्मीर की सीमा के पार करके पंजाबी किसानों के बीच भयंकर तबाही मचा दी थी। फिर भी सामान्यतः घटनाक्रम में हैजा की व्यापक महामारी का खतरनाक स्रोत मुख्य रूप से मेलों, त्योहारों तथा धार्मिक शहरों के तीर्थ स्थानों में जमा होने वाले लोगों की भारी भीड़ है। पिछले 12 या इससे भी अधिक वर्षों के दौरान जहां अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, वहां लोगों में संक्रमण को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार का स्वास्थ्य नियंत्रण संबंधी विभाग पानी की पाइपलाइन बिछाकर, कुओं में क्लोरीन डलवाकर और डॉक्टरों तथा सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके इतना कामयाब हुआ कि हैजे का खतरा काफी हद तक कम हो गया था। भविष्य की संभावनाओं के बारे में ये कश्मीरी घटना बहुत कुछ कहती है। तो यहाँ पर आज का ये एपिसोड हम रोकते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ये बीमारी किस तरह फैलती है और मतलब जो आंतों में किस तरीके से ये पहुंचती है बीमारी सबसे पहले, और कितने आंकड़े इसके अगले एपिसोड में कैथरीन देती हैं हम जानेंगे। तो इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन यदि ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे सोशल मीडिया पर इन्हें स्प्रेड करना ना भूलें। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।